नमस्कार स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर से आते हैं हमारे सेशन में जिसमें हम बात करते हैं कॉमन एरर्स पर जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुकी हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2023वां एडिशन फॉलो कर रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है 16,500 प्लस। इसके हम 210 सेंटेंसेस पिछले सेशन में बात कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। 211वें सेंटेंस से इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एक बार याद दिला देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं कि हम यहाँ पर सेंटेंसेस का सिंटैक्टिकल एनालिसिस करते हैं। और सिंटैक्टिकल एनालिसिस से मेरा मतलब है कि हम यहाँ पर सेंटेंस में लिखे हुए प्रत्येक वर्ड के फंक्शन पर, उस फंक्शन के आधार पर उसका क्या पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए और वो दूसरे शब्दों को किस तरह से प्रभावित कर रहा है, पूरे सेंटेंस की स्ट्रक्चर को किस तरह से प्रभावित कर रहा है और किस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में किस स्पेसिफिक मीनिंग को जनरेट करने के लिए किस ग्रामेटिकल अरेंजमेंट को यूज किया गया है, इन सारी बातों पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो के पहले सेंटेंस से जो कि 211वां सेंटेंस है। अगर आपके पास 2023 एडिशन के अलावा किरण पब्लिकेशन का कोई और एडिशन है तो आप अपने हिसाब से सीक्वेंस को मैच कर लें। फिलहाल ये इस वीडियो का पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, टीचर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो एन यूनिफॉर्म मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। देखिए टीचर्स जो आपके सामने लिखा हुआ है कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन काउंटेबल है, काउंटेबल है तो यहाँ पर इसको प्लूरल बनाया गया है। अब मैं आपको कहते हुए आया हूँ, फिर से मैं आपको ध्यान दिला देना चाहता हूँ कि ये जितने भी नाउन होते हैं, चाहे सिंगल वर्ड लिखा हो या कोई नाउन फ्रेज लिखी हो या कोई प्रोनाउन हो, सेंटेंस में इनके तीन ही फंक्शन संभव हैं। या तो ये सब्जेक्ट होंगे या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, इसके अलावा इनका और कोई फंक्शन होता नहीं है। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट होने के लिए इससे पहले लिंकिंग वर्ब लगी होनी चाहिए थी, क्योंकि लिंकिंग वर्ब लगाई जाती हैं कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने के लिए सब्जेक्ट से। तो इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब तो लगी है नहीं। लिंकिंग वर्ब मैं आपको बता चुका हूं, बहुत सारे सेशन में हमने इस पर बात की है। फिर अगर कोई लिंकिंग वर्ब आएगी तो दोबारा से समझाया जाएगा उसको। लेकिन अभी आप इतना समझिए कि इस नाउन को आप कॉम्प्लीमेंट तभी कह सकते थे जब इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब लगी हो। बी, बिकम, गो, गेट, ग्रो, इस टाइप की कोई तो वर्ब लगी होती तब आप इसको कॉम्प्लीमेंट कंसीडर कर सकते थे। लेकिन कोई लगी है क्या? नहीं लगी, तो कॉम्प्लीमेंट होने की संभावना तो इसकी हटा दो। अब देखिए ऑब्जेक्ट, कोई भी नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में जब ऑब्जेक्ट होता है तो दो ही सूरतों में हो सकता है। या तो उससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब लगी हो और वो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो रहा हो, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद किसी नाउन प्रोनाउन को चाहती हैं अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। जब तक वो नाउन प्रोनाउन किसी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद नहीं लिखा जाएगा तो वो एक कंप्लीट सेंस को, कंप्लीट मीनिंग को कन्वे नहीं कर पाती हैं। और जिस नाउन प्रोनाउन को ट्रांजिटिव वर्ब के बाद लिखते हैं या लिखा जाता है उसे ही ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब तो लगी नहीं जो कह दें कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट टीचर्स हो रहा है, और ना ही इससे पहले कोई प्रीपोजिशन लगा है। दूसरी सूरत है, दूसरी कंडीशन है कि प्रीपोजिशन लगा होता, क्योंकि प्रीपोजिशन भी सेंटेंस में लगाए जाते हैं किसी नाउन प्रोनाउन को जोड़ने के लिए। जब हमें किसी नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ना होता है तो हम प्रीपोजिशन लगा के जोड़ सकते हैं। अपने फंक्शन और मीनिंग के हिसाब से प्रीपोजिशन भी चूज कर लिया जाता है कि क्या फंक्शन हमें चाहिए, क्या मीनिंग चाहिए, उसी हिसाब से प्रीपोजिशन उठा लिया जाता है। तो फिलहाल इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं लगी, इससे पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा जो कहा जाए कि टीचर्स उस ट्रांजिटिव वर्ब का या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट होने की संभावना भी खत्म हो गई। फिर तो इस टीचर्स को अब आप सब्जेक्ट ही कंसीडर करके चलेंगे। ये हुआ फंक्शन के आधार पर तय करना कि ये जो हमारा नाउन है इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के फंक्शन में है। सब्जेक्ट हो गया इसका फंक्शन और नाउन हो गया इसका पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए अपने फंक्शन के आधार पर ही किसी वर्ड को किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच में कहा जा सकता है। किसी भी वर्ड की कुंडली में नहीं लिखा होता कि वो क्या होगा, उसका फंक्शन तय करता है, उसका फंक्शन निर्धारित करता है कि उसे किस पार्ट ऑफ स्पीच में जाना है। तो हमने देखा ये सब्जेक्ट है, नाउन हो गया। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए आगे लगी हुई है वर जो कि बी की सेकंड फॉर्म है। बी का इन्फ्लिक्शन है, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, ये सारे के सारे बी का इन्फ्लिक्शन होते हैं, बी की फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब ये जो बी है यानी कि वर जो लगा है, ये जो बी है या इसी की जो फॉर्म वर लगी है, सेकंड फॉर्म लगी है,
ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और मेन वर्ब भी हो सकती है, लेकिन जब ये हेल्पिंग वर्ब होगी ना, इसके साथ कोई दूसरी मेन वर्ब लगी होगी जिसकी हेल्प करने के लिए आई होगी। हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो हेल्प करती है, वो हेल्पिंग फंक्शन में होती है, वो मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए लगाई जाती है। तो अगर आप वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कंसिडर करोगे तो इसके साथ कोई ना कोई मेन वर्ब लगी होगी, और अगर कोई और मेन वर्ब नहीं लगी है, केवल एक यही वर्ब है सेंटेंस में, तो इसी को मेन वर्ब कंसीडर करोगे। तो क्या सेंटेंस में यहां कोई और वर्ब है? बिल्कुल है, इंस्ट्रक्टेड लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो अब तो आप इस वर्ब को हेल्पिंग वर्ब ही कंसीडर करोगे। वर्ब हो गई हेल्पिंग वर्ब आपकी, और इंस्ट्रक्टेड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए जो कॉम्बिनेशन आपके सामने लिखा हुआ है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, ये पैसिव की पहचान होती है। एक्चुअली में जब भी आपके सामने बी की कोई फॉर्म आ जाए, इज, एम, आर, वाज, वर आ जाए और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई आ जाए, तो दो तरह के सिनेरियो मैंने आपको समझाए हैं। एक तो एक पैसिव स्ट्रक्चर होगा। पैसिव स्ट्रक्चर आप इसको तब कंसिडर कर सकते हैं जब ये एक्शन डन बाय समबडी एल्स हो, और दूसरा ये भी हो सकता है कि लिंकिंग वर्ब लगी हो और एक एडजेक्टिव लग रहा हो। एडजेक्टिव भी कौन सा? वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव बनाया जा सकता है ना, पास्ट पार्टिसिपल कंसीडर किया जाएगा उसको इस समय पे। तो देखिए डिफरेंस है दोनों में। कई बार आपको ऐसा सिनेरियो मिल जाएगा कि दोनों ही सिचुएशन पॉसिबल है, सेंटेंस दोनों तरीके से ही जस्टिफाई होगा, और कई बार आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, कि इसको पैसिव स्ट्रक्चर मानना चाहिए, एक्शन डन बाय समबडी एल्स होगा, और कई बार आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये किसी और के द्वारा किया गया एक्शन नहीं है, ये एक्शन, इसको एक्शन कंसीडर करने की बजाय इसको आप केवल स्टेट, अवस्था कंसीडर कीजिए। तो आप इसको एडजेक्टिव मानिए। उस सिचुएशन में आप इस वर्ब को लिंकिंग वर्ब और इस वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव कंसीडर करेंगे। जब आपने एडजेक्टिव कंसीडर कर लिया तो अब ये मेन वर्ब नहीं रही, अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। मेन वर्ब फाइनाइट वर्ब होती हैं। इन सब बातों पर हम डिस्कशन कर चुके हैं पिछले सेशन में, तो अभी मैं इन सब चीज़ों को डिटेल में नहीं बताऊंगा। हाँ, अगर किसी सेंटेंस में मुझे किसी कंटेक्स्ट में, किसी सिचुएशन में मुझे ये समझाने की दोबारा से आवश्यकता पड़ेगी तो मैं दोबारा से इसको खोल के समझाऊंगा। फिलहाल ये जो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके सामने लिखी है, आप अपने सेंस का इस्तेमाल करके या जो अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दी है उसका इस्तेमाल करके मुझे बता सकते हैं कि ये पैसिव स्ट्रक्चर है या लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव लगा है। देखिए इंस्ट्रक्ट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा, यहां आ जाते हैं, देखिए यहां पर मैंने लिखा द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टेड टीचर्स टू रीच ऑन, अराइव लिख देता हूं, टू अराइव ऑन टाइम। ठीक है, अब ये सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, ये द गवर्नमेंट तो सब्जेक्ट हो गया, इंस्ट्रक्टेड हो गई आपकी मेन वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट के टाइम को रिफर कर रही है। ठीक है, अब ये जो है एक्शन नेचर की वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब है, और इस ट्रांजिटिव वर्ब ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। चूंकि ट्रांजिटिव वर्ब अपना ऑब्जेक्ट ले रही है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद एक नाउन ऑब्जेक्ट लिखा है बनकर, एक नाउन ऑब्जेक्ट बनकर लिखा हुआ है, तो इसका पैसिव भी संभव है, इसको पैसिव बनाया जा सकता है। चूंकि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा है, तो आप जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसी ऑब्जेक्ट का तो सब्जेक्ट बनाएंगे। तो आपने क्या कर दिया, द टीचर्स वर इंस्ट्रक्टेड, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट टू अराइव ऑन टाइम, ये ऐसे लिख दिया आगे को। अब मेरे कहने का मतलब है ये यही बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगी है। एक्चुअली में जब आप किसी सेंटेंस की वर्ब को एक्टिव फॉर्म से पैसिव फॉर्म में लाते हैं तो आप उसको बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की स्ट्रक्चर में ले जाते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, आप ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट बना देते हैं। तो अगर कोई वर्ब पैसिव फॉर्म में होगी तो उसका एक्टिव फॉर्म भी संभव रहा होगा,
अगर आपको ये पहचानना है कि वर्ब पैसिव स्ट्रक्चर में लिखी हुई है, जैसे कि मैंने यहां पर बताया आपको, अगर आपको ये पहचानना है कि इन दोनों में से कौन सा सिनेरियो है कि पैसिव स्ट्रक्चर में वर्ब की फॉर्म लिखी हुई है, कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव स्ट्रक्चर में लिखी हुई है, या लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव हो रहा है, तो आप उसके साथ यही कीजिए, आप उसको एक्टिव फॉर्म में बनाकर देखिए। अगर वो एक्टिव फॉर्म में बन सकती है, अगर वो एक्टिव फॉर्म में बन सकती है तो इट मीन्स उसका पैसिव लिखा हुआ है आपके सामने। अगर पैसिव फॉर्म में वो संभव है तो एक्टिव में भी संभव रही होगी। एक्टिव बना के देख लिया करो, एक्टिव होगी तो ट्रांजिटिव वर्ब होगी, और ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो ऑब्जेक्ट होगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव संभव है, क्योंकि उन्हीं के बाद ऑब्जेक्ट होता है और उसी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव बनाते हुए। तो इसका तो पैसिव और एक्टिव दोनों संभव है भाई। जब इसका एक्टिव मैंने बना के दिखा दिया आपको, तो इट मीन्स ये जो वर्ब इंस्ट्रक्टेड आपके सामने लिखी हुई है, ये पैसिव स्ट्रक्चर लिखी हुई है। ये हो गई पैसिव स्ट्रक्चर, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि टीचर्स वर इंस्ट्रक्टेड, और किसके द्वारा इंस्ट्रक्ट किए गए वो हमने गायब कर दिया। वो यहाँ पर कोई अथॉरिटी होगी, कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है, या गवर्नमेंट ही होती है ज़्यादातर मामलों में टीचर्स को इंस्ट्रक्शन देने वाली। तो बाय द गवर्नमेंट हमने सेंटेंस में से उस डूअर को हटा दिया। बाय प्रीपोजिशन के बाद जो डूअर होता है बाय द गवर्नमेंट, उसको हमने हटा दिया। लेकिन टीचर्स वर इंस्ट्रक्टेड से हमें इतना समझ में आ गया कि टीचर्स को इंस्ट्रक्ट किया गया किसी और के द्वारा। एक्शन डन बाय समबडी एल्स है। जब एक्शन डन बाय समबडी एल्स होता है तो पैसिव का मीनिंग आ जाता है, पैसिव स्ट्रक्चर। हम कहते हैं कि पैसिव स्ट्रक्चर यूज की गई है। टीचर्स वर इंस्ट्रक्टेड, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है 2 + V1, इन्फिनेटिव लिखा हुआ है। अब ये जो इन्फिनेटिव है इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, दोबारा से बता देता हूं कि ये इन्फिनेटिव नाउन भी हो जाते हैं, नाउन के फंक्शन में भी आ जाते हैं, एडजेक्टिव के फंक्शन में भी आ जाते हैं, एडवर्ब के फंक्शन में भी आ जाते हैं। नाउन आप किसी भी इन्फिनेटिव को या किसी भी फ्रेज को या किसी भी वर्ड को आप तभी कह सकते हैं जब वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के फंक्शन में हो। तो क्या ये इन्फिनेटिव को नाउन कहा जा सकता है? क्या ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के फंक्शन में है? देखिए, कॉम्प्लीमेंट के फंक्शन में होता तो इससे पहले लिंकिंग वर्ब होती, नहीं लगी। ऑब्जेक्ट के फंक्शन में अगर होता है तो इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब होती, नहीं लगी। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये बन नहीं सकता है। क्यों नहीं बन सकता है इस पर भी मैं बात कर चुका हूं, फिर कभी बात करेंगे। और सब्जेक्ट ये है नहीं, सब्जेक्ट तो सेंटेंस का शुरू में आ गया भाई। एक वर्ब है, एक प्रेडिकेट है, तो एक ही तो सब्जेक्ट लिखोगे। तो जब सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, फिर तो ये नाउन ही नहीं है। क्या ये एडजेक्टिव हो सकता है? क्या इसको एडजेक्टिव कहा जा सकता है? टू फॉलो इन्फिनेटिव को एडजेक्टिव तब कहा जा सकता था जब ये किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आया हो। क्या कोई नाउन लिखा है जिसको मॉडिफाई करने के लिए आया हो? इसके आगे एक नाउन लिखा है, लेकिन वो तो खुद फॉलो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो रहा है, उसके बारे में अभी बात करेंगे। फिलहाल ये किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आया नहीं है, तो इसको एडजेक्टिव भी नहीं कहा जा सकता। भाई यही तो फंक्शन होता है एडजेक्टिव का, वो वर्ड या वो फ्रेज या वो क्लोज जो किसी नाउन को मॉडिफाई कर दे, नाउन का कॉम्प्लीमेंट बन जाए, उसको एडजेक्टिव कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन ये तो किसी नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, तो एडजेक्टिव इसको नहीं कहा जा सकता। एडवर्ब किसी भी वर्ड को, फ्रेज को या क्लोज को तभी कहा जा सकता है जब वो किसी वर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब, इन तीनों में से किसी को भी मॉडिफाई करने के लिए आ सके, या इन तीनों के लिए वो लगाई गई हो, इनके मीनिंग में कुछ ऐड करने के लिए लगाई गई हो। तो आप इसको देखकर बता सकते हैं कि ये किसके लिए आई होगी। ये एक्चुअली में टू फॉलो आया है इंस्ट्रक्ट। ये जो इंस्ट्रक्ट वर्ब लगाई गई है आपकी, जो मेन वर्ब आपकी लगाई गई है, इसका रीजन बताने के लिए कि इंस्ट्रक्शन देने का या इंस्ट्रक्ट करने का रीजन क्या था, पर्पस क्या था। यहां पर इस इन्फिनेटिव को मैं कहता हूं एडवर्ब ऑफ रीजन। तो ये टू फॉलो इन्फिनेटिव लगाया गया है इस वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, इस वर्ब के रीजन को बताने के लिए, तो इसको एडवर्ब कंसीडर करना सही रहेगा। अब देखिए, इन्फिनेटिव को हमने एडवर्ब बना तो दिया, एडवर्ब के फंक्शन में वो आ तो गया, लेकिन मूल रूप से तो वो एक वर्ब ही है। ये क्या कहा जाता है? इसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहा जाता है, वर्ब कहा जाता है। अगर इसको वर्ब कहा जाता है तो इसमें वर्ब के एट्रीब्यूट्स होंगे, वर्ब की प्रॉपर्टीज होंगी, उन एट्रीब्यूट्स को हमें देखना पड़ेगा। तो जब हम वो एट्रीब्यूट्स देखने गए तो हमने देखा कि ये जो फॉलो है, ये है इस इन्फिनेटिव का वर्ब वाला पार्ट, और ये फॉलो खुद अपने आप में एक ट्रांजिटिव एक्शन है, और जब ट्रांजिटिव एक्शन है अपने बाद में, तो ये खुद अपने बाद में ऑब्जेक्ट यानी कि कोई नाउन या प्रोनाउन लेगा। कहाँ है वो ऑब्जेक्ट? लिखा तो है एन यूनिफॉर्म मेथड,
ये पूरी नाउन फ्रेज उस फॉलो ट्रांजिटिव वर्ब का जो कि इन्फिनेटिव में घुसा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट बनी हुई है पूरी नाउन फ्रेज। मेथड हो गया नाउन, यूनिफॉर्म हो गया एडजेक्टिव मेथड के लिए, और एन लग गया आर्टिकल। आर्टिकल सारे के सारे डिटरमिनरी होते हैं। अब ये देखिए जो एन आर्टिकल लगा है, ये लगा तो मेथड के लिए है। मेथड काउंटेबल नाउन था, कॉमन नाउन था, काउंटेबल था, तो मेथड सिंगुलर था, तो हमने ए या एन उसके लगा सकते थे। लेकिन ये यहां पर एन लगाएंगे या ए लगाएंगे, ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा इस वर्ड के साउंड से जो इसके तुरंत बाद लिखा है। देखिए ए या एन आर्टिकल को लगाया तो इस नाउन को डिटरमाइन करने के लिए गया है भैया। डिटरमिनर होते हैं आर्टिकल, और नाउन के लिए ही आते हैं डिटरमाइनर या डिटरमिनर, नाउन को डिटरमाइन करने के लिए ही आते हैं। लेकिन जब भी हम यहां पर ए या एन लगाएंगे तो हम लगाएंगे कि इसके बाद लिखे हुए वर्ड का साउंड क्या है। देखो लैंग्वेज में एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज को हैंडल कर रहे हो, कि लैंग्वेज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो बोलना, सुनना और समझना ही है। लिखना पढ़ना तो लैंग्वेज को बाद में स्टार्ट किया गया होगा। जब हमने लिखना शुरू कर दिया, जब हमने लिपि बना ली, या हमने चीज़ों को, हमने कागज पेन इस तरह के इंस्ट्रूमेंट बना लिए, तब उसको लिखा पढ़ा या समझा गया होगा। लेकिन सबसे पहले तो लैंग्वेज को बोला ही गया होगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव किसी भी लैंग्वेज का बोलना, सुनना, समझना ही है। तो जब आप इसे बोलने जाओगे और एन के या ए के बाद यूनिफॉर्म को बोलोगे, तो यूनिफॉर्म की जो साउंड है, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उसकी साउंड है, उस साउंड का इफेक्ट, उसका जो साउंड है उसका इफेक्ट पड़ेगा यहां पर। या इसका साउंड और उसका साउंड आगे पीछे है चूंकि, तो आप क्या बोलोगे? इसको बोल के देखो, एन यूनिफॉर्म बोलोगे या आ यूनिफॉर्म बोलोगे? देखिए एन लगाया जाता है, एन आर्टिकल को लगाया जाता है जब यहां पर वोवल साउंड हो, और वो इसलिए क्योंकि आपका जो ए है वो भी वोवल साउंड का है। मैं साउंड की बात कर रहा हूं, वोवल लेटर की बात नहीं कर रहा, ठीक है। वोवल लेटर हमारे पास 5 ही होते हैं, ए ई आई ओ यू, साउंड ज्यादा होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब आप एन के तुरंत बाद यूनिफॉर्म को बोलोगे या ए के तुरंत बाद यूनिफॉर्म को बोलोगे, तो इसका साउंड और इसका साउंड यूनिफॉर्म का आगे पीछे हो गए। तो अगर इसका भी वोवल साउंड है और इसका भी वोवल साउंड है, तो फिर बोलने में आपको दिक्कत होगी। सुनने वाले को सुनते वक्त दिक्कत होगी। तो उस समय किया यह जाता है कि अगर इसके बाद लिखे हुए वर्ड का साउंड वोवल है, तो इसको वोवल साउंड में यानी कि ए को यूज नहीं किया जाता, एन को यूज किया जाता है। लेकिन यूनिफॉर्म या से बना है, यू आ रहा है, आप इसको बोलने जाओगे तो यू आ रहा है, यूनिफॉर्म। तो ये तो वोवल साउंड है नहीं, ये तो कॉन्सोनेंट साउंड है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो फिर यहां पर एन नहीं ए होना चाहिए था। हाँ एन हम लगा सकते थे, कब लगा सकते थे? जैसे मैं आपके सामने ये लिख दूं, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आ से निकल रहा है, यानी कि इसका जो साउंड है वोवल साउंड है। वोवल साउंड है तो आपने यहां पर ए लगा दिया, ये भी वोवल साउंड का हो गया, अम्ब्रेला। ये बोलने में दिक्कत है, सुनने वाले को भी दिक्कत होगी। तो इस सिचुएशन में यहां पर एन लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन मैं लिख रहा हूं यूनिट, यूनिट तो यू से बन रहा है तो ए लगा देंगे, ए यूनिट। मैं लिख रहा हूं यूनिवर्सिटी, तो क्या लगेगा? ए लगेगा। अभी भी इसका साउंड कॉन्सोनेंट रहा, ठीक है। दो वोवल साउंड को एक साथ बोलने में दिक्कत होती है, सुनने वाले को भी समझ में नहीं आएगा, बोलने वाले की भी जबान लड़खड़ा जाएगी। अंग्रेजों की लड़खड़ा जाती होगी, इसलिए उन्होंने ये ईजाद किया। हो सकता है किसी और भाषा का व्यक्ति इसको बोल दे, ठीक है। तो आप अब जैसे और हो सकता है यूरोपियन, जैसे एक वर्ड है यूरोपियन, यूरोपियन, यूरोपियन देखो ई लेटर से शुरू हुआ है। ई क्या है? वोवल लेटर है। लेटर तो वोवल है, लेटर तो आपका वोवल है, लेकिन साउंड आपका कॉन्सोनेंट है। तो हम लैंग्वेज को जब बोल रहे हैं तो हम तो कॉन्सोनेंट साउंड पे ध्यान दे रहे हैं। तो यहां पर ए आएगा या एन आएगा? ए आना चाहिए। अ यूरोपियन सोसाइटी, मैं लिख सकता हूं ऐसे, अ यूरोपियन सोसाइटी,
ठीक है, इतनी बात का आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे कुछ वर्ड और होते हैं, जैसे मैंने लिखा SBI, एब्रीविएशन बोले जाते हैं। एब्रीविएशन शॉर्ट या ट्रंकेटेड फॉर्म होते हैं। एब्रीविएशन REATION, एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म होते हैं दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स की। SBI का मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सबको पता है। लेकिन जब आप इसको बोलते हो SBI को, तो इंडिविजुअल लेटर को अलग अलग बोलते हो। आपने बोला SBI, तो जब आपने S बोला तो ये जो S है भले ही कॉन्सोनेंट लेटर का है, लेकिन S को जब आप प्रोनाउंस करते हो, बोलते हो, तो जो साउंड निकल के आता है वो वोवल होता है। तो क्या लगाओगे आप? NSBI मैनेजर लिखोगे या एम्प्लॉय लिखोगे, ठीक है। ऐसे और भी वर्ड हैं। RBI, एक्चुअली में मैं आपको बता देता हूं, FHLMNSR X, यही तो है X। जैसे एक्सरे हो गया तो N एक्सरे, ठीक है, एक्सरे नहीं, एक्सरे। देखो बोलकर देखो अजीब सा लग रहा है, ठीक है। तो ये जो जितने भी लेटर है ना, इनको जब इंडिविजुअली बोला जाता है तो ये कैसी साउंड देते हैं? वोवल साउंड देते हैं। तो इसलिए इनसे पहले भी क्या आ जाएगा? इनसे पहले भी क्या आ जाएगा? N आ जाएगा। जैसे मैं लिखूं MLA, तो आप क्या करेंगे? NMLA लिखेंगे। MLA आप नहीं लिख सकते, क्योंकि जब आप M बोल रहे हैं तो वोवल साउंड निकल के आ रही है। यही दूसरी ओर आपके पास एक्रोनियम होते हैं। जैसे मैंने लिखा SEBI, तो ये जो एक्रोनियम होते हैं, एक्रोनियम इनको बोला जाता है ACRONYM। ये जो एक्रोनियम होते हैं, ये ट्रंकेटेड, ये शॉर्ट फॉर्म नहीं होते, ये फर्स्ट लेटर से बने हुए जो भी आपका वर्ड लिखा है। जैसे SEBI का मतलब क्या हो गया? स्टेट एक्सचेंज, स्टेट लिख रहा हूं, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड इंडिया ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट लेटर, इसका फर्स्ट लेटर, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, तो इनको एक वर्ड की तरह बोला जाता है। आप इसको ऐसे नहीं बोलते SEBI, ये नहीं बोलते, आप इसको बोलते हैं SEBI। तो SEBI तो से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि साउंड कैसा है? कॉन्सोनेंट साउंड है। तो आप इसके साथ ए लगा सकते हैं। SEBI एम्प्लॉय लिख सकते हैं आप, है ना। SEBI गाइडलाइन लिख सकते हैं यहाँ पर, SEBI गाइडलाइन लिख सकते हैं। उसी प्रकार से एक वर्ड आ जाता है POTUS। POTUS का मतलब हो गया प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। अमेरिका में यही बोला जाता है, ठीक है। हम इनफॉर्मल या फॉर्मल कम्युनिकेशन में भी इसको यूज कर लेते हैं। POTUS का मतलब प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। तो POTUS ये भी एक तरह का एक्रोनियम है। क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। इसका तो खैर लेटर भी कॉन्सोनेंट है और साउंड भी कॉन्सोनेंट है। मैं एक्रोनियम का एग्जाम्पल आपको दे रहा था। जैसे योनो भी क्या है? एक एक्रोनियम है। योनो का मतलब क्या है? यू ओनली नीड वन, ये भी एक तरह का एक्रोनियम ही है। तो एक्रोनियम को एक वर्ड की तरह बोला जाता है। इंडिविजुअल लेटर को इसके अलग अलग नहीं बोला जाता है। इसको YONO नहीं बोलना है आपने, इसको बोलना है योनो। इसको POTUS नहीं बोलना है, इसको बोलना है POTUS, ठीक है। एक वर्ड की तरह इनको बोला जाता है। ये फर्स्ट लेटर से बना हुआ वर्ड होता है। ये डिफरेंस होता है एक्रोनियम में और एब्रीविएशन को बोलने में। एब्रीविएशन के सारे लेटर को इंडिविजुअली बोला जाता है। SBI बोलोगे आप, RBI बोलोगे, तो जब इंडिविजुअल लेटर को बोलोगे तो अगर वोवल साउंड आ जाए तो N लगा देना वहाँ पर। कहने का मतलब ये है। तो ठीक है, यही आपकी प्रॉब्लम थी, ये हो गई सोल्व। क्या लगाओगे यहाँ पर? अ यूनिफॉर्म मेथड। आगे लिखा हुआ है ऑफ प्रीपोजिशन लगा है और प्रीपोजिशन इवैल्यूएशन। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट वर्ब है, इवैल्यूएशन नाउन हो गया, ठीक है। और ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ऑफ इवैल्यूएशन आई है मेथड नाउन के लिए, तो मैं इस प्रीपोजिशनल फ्रेज को कहूंगा एडजेक्टिव फ्रेज। ऑब्वियसली कोई भी वर्ड फ्रेज क्लोज अगर किसी नाउन के लिए आती है तो उसको एडजेक्टिव फ्रेज ही कंसीडर किया जाना चाहिए। ये हो गया आपका 211वां सेंटेंस। 212वां सेंटेंस। द न्यूज़पेपर्स दे एडमिट
that advertising sometimes influences their editorial policy। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। देखिए यहां पर लगा हुआ है आपके सामने आर्टिकल। आर्टिकल डिटर्मिनरी होते हैं और नाउन के लिए लगाए जाते हैं। ये लगा है नाउन, काउंटेबल है तो एस लगा दिया गया है, कॉमन नाउन है। अब ये हो गई आपके पास नाउन फ्रेज, ये जो पूरी की पूरी लिखी है नाउन फ्रेज। अब नाउन फ्रेज सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होगी या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आप इसको कह नहीं सकते हैं क्योंकि इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब है नहीं। ऑब्जेक्ट भी इसको कंसीडर किया नहीं जा सकता है क्योंकि इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन है नहीं। फिर तो आप निश्चित तौर पर इसको सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट लगाया तो कहीं ना कहीं इसका प्रेडिकेट भी होगा, कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट के लिए हमने मेन वर्ब भी लगाई होगी, वो सेंटेंस में भी देखेंगे। फिलहाल जब सेंटेंस में आगे बढ़े तो हमें मिला एक प्रोनाउन, नाउन के तुरंत बाद एक प्रोनाउन है। ठीक है, अब देखिए कंटेक्स्ट को और सिंटेक्स को दोनों को समझते हुए चलिए। सेंटेंस में आपने देखा नाउन फ्रेज और ये डिसाइड किया कि इसको सब्जेक्ट होना चाहिए, सीधे बाद आपको एक प्रोनाउन मिल गया और उस प्रोनाउन को भी आप सब्जेक्ट ही कंसीडर करेंगे क्योंकि इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन नहीं है जो ऑब्जेक्ट कह दें। कॉम्प्लीमेंट इसको नहीं कह सकते क्योंकि इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट ही लगा है। मतलब एक सब्जेक्ट के बाद दूसरा सब्जेक्ट आ गया। ये प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए, यहीं पे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए थी कि कुछ अजीब हो गया। आगे देख लेते हैं, एडमिट यानी कि वर्ब लगी हुई है। ठीक है, ये सब्जेक्ट लगा था और ये इसके साथ वर्ब आ गई। अब ये एडमिट वर्ब के बारे में बता दूं कि ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होती है। ठीक है, 98% केसेस में ट्रांजिटिव एक्शन होता है। जब आपने एडमिट किया तो कुछ किसी चीज को तो एडमिट किया होगा। ठीक है, एडमिट का मतलब टू एक्सेप्ट समथिंग, कि आपने पहले कुछ कर दिया था तो आपने उसको एडमिट कर लिया कि हाँ मैंने किया या मैंने कहा। तो ये होती है ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। किसी एकाध सेंटेंस में आपको ये इंट्रांजिटिव मिल भी जाएगी तो स्ट्रक्चर को तोड़ा मरोड़ा गया होगा। ठीक है, अब देखो ये सब्जेक्ट हो गया और ये हो गई मेन वर्ब, और मेन वर्ब है ट्रांजिटिव नेचर की। उसके बाद आना चाहिए उसका ऑब्जेक्ट। कहाँ लिखा है वो ऑब्जेक्ट? आगे लिखा हुआ है डेट। देखो एक क्वेश्चन मार्क तो हमारे दिमाग में ये बना था कि ये सब्जेक्ट है, इसका प्रेडिकेट मेन वर्ब गायब है, वो क्वेश्चन मार्क लेके चल रहे हैं हम। दूसरा क्वेश्चन मार्क लेके चल रहे हैं कि एक सब्जेक्ट के बाद दूसरा सब्जेक्ट आ गया, ये एक क्वेश्चन मार्क दिमाग में लेके चल रहे हैं अभी। तीसरा क्वेश्चन मार्क हमारे दिमाग में यहां आ गया है कि ये जो एडमिट है ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, हमें चाहिए इसका ऑब्जेक्ट। कहाँ है? ढूंढ कर लाओ। तो अभी देख लेते हैं सेंटेंस में आगे क्या है। वो क्वेश्चन मार्क अभी बने हुए हैं, उनको एक्सप्लोर करेंगे सेंटेंस में। अभी हो सकता है कि उस सब्जेक्ट का मेन वर्ब कहीं और लिखा हो। कॉम्प्लेक्स नेचर का सेंटेंस हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नेचर के सेंटेंस में बीच में किसी सबऑर्डिनेट क्लोज को डाला जा सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन लिख के या कोई कंजंक्शन लिख के। ठीक है, तो वो सारी चीजें अभी हमारे दिमाग में चल रही है। सेंटेंस में आगे बढ़े, आगे हमने देखा कि डैट लिखा हुआ है। अभी जो डैट होता है ना, ये प्रोनाउन भी हो जाता है और डिटर्मिनर भी हो जाता है और ये हो जाता है कंजंक्शन भी। देखो जब ये प्रोनाउन होगा तो भी ये दो तरह का प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन भी ये हो जाता है और सिंपली एक प्रोनाउन तो होता ही है। ये क्या हुआ? अच्छा, ये अपग्रेड हो रहा था तो इसको लेटर कर देते हैं। ये इसको अपग्रेड पे लगाया गया होगा तो ये अपग्रेड हो रहा था। यहां पर आता है, देखिए प्रोनाउन में ये रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन होता तो इससे पहले कोई एंटीसीडेंट लगा होता। भाई रिलेटिव प्रोनाउन जब लगे होते हैं तो उनसे पहले उनका एंटीसीडेंट, वो नाउन या प्रोनाउन लिखा होता है जिसके लिए वो आए हैं, जिसको रिलेट करने के लिए आए हैं। तो यहां पर कोई एंटीसीडेंट तो लिखा नहीं है डैट कंजंक्शन से पहले, डैट रिलेटिव प्रोनाउन से पहले। डैट रिलेटिव प्रोनाउन, अगर डैट अगर रिलेटिव प्रोनाउन होता तो यहां पर कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा होता, कोई एंटीसीडेंट लिखा होता। लेकिन कोई एंटीसीडेंट नहीं लिखा है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन तो है नहीं। और प्रोनाउन माने तो भी किस उस पर माने, क्योंकि यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो क्या उस ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन डैट बन जाएगा? अगर उस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हम डैट को बना भी दें तो ठीक है, हमने इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट इसको डैट को प्रोनाउन को मान लिया। लेकिन फिर डैट को प्रोनाउन मान लिया तो फिर उसका वो सब्जेक्ट हो गया, सॉरी ऑब्जेक्ट हो गया। आगे सेंटेंस में देख लिया, एडवर्टाइजिंग लिखा है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी है। ये यहां पर क्या कर रही है? ये इसके साथ मीनिंगफुल नहीं हो रही,
प्रोनाउन हो सकता था, डिटर्मिनर हो सकता था और कंजंक्शन हो सकता था। ठीक है, इस ट्रांजिटिव वर्ब एडमिट का ऑब्जेक्ट हमने डैट को मान लिया, और डैट हमें पता नहीं किसके लिए आया है। पहली बात तो पता होना चाहिए, नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन आगे एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी है और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म रिलेट ही नहीं कर रही है इससे। कैसे रिलेट करोगे कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या हो रही है? इस डैट के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल हो रही है। द न्यूज़पेपर दे एड, और न्यूज़पेपर सब्जेक्ट के मेन वर्ब को, प्रेडिकेट को अभी हमने छोड़ा हुआ है, और दे एडमिट डैट एडवर्टाइजिंग। क्या डैट एडवर्टाइजिंग कर रहा था? क्या एडवर्टाइजिंग को प्रेजेंट पार्टिसिपल मानोगे अब इस डैट के लिए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म के लिए? अगर ऐसा था तो डैट एडवर्टाइजिंग कर रहा था, जो कि मीनिंगफुल है नहीं, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको कंसीडर किया नहीं जा सकता। एक्चुअली में आप इसको प्रोनाउन कंसीडर कर ही नहीं सकते। डिटर्मिनर भी इसको नहीं माना जा सकता, क्योंकि अगर इसको डिटर्मिनर मान लिया आपने डैट को, तो अब आप एडवर्टाइजिंग को कहोगे नाउन, क्योंकि डिटर्मिनर तो नाउन से पहले लिखे जाते हैं। तो डैट को अगर आपने डिटर्मिनर कंसीडर कर भी लिया तो एडवर्टाइजिंग को नाउन कह दोगे, जिरेंड कह दोगे। और ये तो सही हो गया कि डैट एडवर्टाइजिंग, डैट डिटर्मिनर और एडवर्टाइजिंग जिरेंड हो गया। लेकिन अब एडमिट जो ट्रांजिटिव वर्ब थी उसका ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया आपने डैट एडवर्टाइजिंग को। अब ये जो समटाइम्स लिखा हुआ है ये खुद अपने आप में एक एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, और ये लगा हुआ है इस मेन वर्ब से पहले। अब ये मेन वर्ब किसके लिए आई है? सेंटेंस में, एक्चुअली में सेंटेंस की स्ट्रक्चर को, बहुत ही साधारण स्ट्रक्चर को एक वर्ड ने इसलिए खराब कर दिया क्योंकि वो वर्ड बीच में कहीं से आ गया, वो वर्ड बीच में कहीं पर लगा दिया गया और सेंटेंस का पूरा सिंटैक्स खराब हो गया। नहीं, दोबारा से करो इसको। चलिए 212वां सेंटेंस देख लेते हैं। द न्यूज पेपर्स दे एडमिट दैट एडवर्टाइजिंग समटाइम्स इन्फ्लुएंसेस देयर एडिटोरियल पॉलिसी। ठीक है, देखिए जो दा लगा हुआ है आपके सामने, आप जानते हैं कि आर्टिकल है और आर्टिकल सारे के सारे डिटर्मिनर होते हैं और डिटर्मिनर लगाए जाते हैं किसी नाउन के लिए। तो न्यूज़पेपर जो लगा हुआ है ये कॉमन नाउन ही तो लगा हुआ है, काउंटेबल फॉर्म में है, तो एस भी लग गया इसके साथ प्लूरल बना के। अब ये जो पूरी की पूरी नाउन फ्रेज आपके सामने लिखी हुई है द न्यूज़पेपर, ये सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट हो सकती है या फिर ऑब्जेक्ट हो सकती है या फिर कॉम्प्लीमेंट हो सकती है। कॉम्प्लीमेंट होने के लिए यहाँ पर लिंकिंग वर्ब नहीं लगी तो कॉम्प्लीमेंट इसको कंसीडर नहीं कर सकते। ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन भी यहाँ नहीं लिखी तो इसको ऑब्जेक्ट भी कंसीडर नहीं किया जा सकता। अब तो आप इसको यही कहोगे कि सब्जेक्ट। आगे इसके लिखा हुआ है दे।
दे एक प्रोनाउन है। अब देखिए प्रोनाउन के फंक्शन वही है जो नाउन के हैं। प्रोनाउन भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। क्या कॉम्प्लीमेंट इसको कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे पहले भी लिंकिंग वर्ब नहीं है। ऑब्जेक्ट भी इसको नहीं कहा जा सकता इससे पहले, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब भी नहीं है, प्रीपोजिशन भी नहीं है। फिर तो इसको सब्जेक्ट ही कंसीडर करोगे। अभी तो एक सब्जेक्ट लिखा था, फिर आपने दोबारा सब्जेक्ट लिख दिया। क्या ये संभव है? सेंटेंस में तो आपको यहीं पे गलती मिल गई। स्ट्रक्चर को जब आप गहराई से, बारीकी से एनालाइज करते हैं तो आप ये पाते हैं कि अगर एक नाउन को किसी प्रोनाउन से या किसी प्रोनाउन को अगर किसी नाउन से जोड़ना है तो हम प्रीपोजिशन लगाते हैं और ऑफ लगाई जाती है मोस्ट केसेस में। तो आपको ये लिखना चाहिए था ना, न्यूज़पेपर ऑफ, और ऑफ प्रीपोजिशन अगर आपने लगा दिया तो फिर यहां पर दैम लिखना चाहिए था, ऑब्जेक्टिव केस में आना चाहिए था। आपने इस दे को यहां पर सब्जेक्टिव केस में लगा रखा है। अगर आपको एक नाउन को या एक प्रोनाउन को किसी दूसरे सेंटेंस के किसी दूसरे भाग से, चाहे किसी नाउन से, प्रोनाउन से जोड़ना है तो आप प्रीपोजिशन लगाकर जोड़ते हैं। वो प्रीपोजिशन आप खा गए और वो प्रीपोजिशन लगाते आप, और उसके बाद उस प्रीपोजिशन के बाद दे को ऑब्जेक्टिव केस में दैम लिखते, तब ये सेंटेंस सही हो जाता। या फिर इसकी जरूरत ही नहीं है, इसको हटाई दो, एलिमिनेट ही कर दो, फिर भी सेंटेंस सही है, क्योंकि एक सब्जेक्ट के बाद दूसरा जो प्रोनाउन या नाउन आएगा वो सब्जेक्टिव केस में नहीं होगा, वो उसका पार्ट होगा, तो वो तो ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा प्रीपोजिशन से जुड़ के। सेंटेंसेस के सिंटैक्स को, उनकी स्ट्रक्चर को बारीकी से डिटेल में स्टडी करने का यही फायदा होता है कि एग्जामिनर आपको किसी भी तरीके से फंसा नहीं सकता। अगर उसको दे या कोई प्रोनाउन या कोई भी पर्सनल प्रोनाउन या कोई भी और नाउन फ्रेज जोड़नी ही थी तो उस काम में तो प्रीपोजिशन आता है, प्रीपोजिशन को लगाकर जोड़ देता, तब तो हम एक्सेप्ट कर लेते, सेंटेंस की जो सिंटैक्स है, जो स्ट्रक्चर है वो जस्टिफाइबल होती। बट यहां ऐसा किया नहीं गया है। तो या तो दे को लिखो ऑफ दैम, या फिर दे को हटाई दो, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद दूसरा सब्जेक्ट आएगा नहीं, या फिर द न्यूज़पेपर को हटाओ, उस वाले सब्जेक्ट को हटाओ। तो ये तो एक नाउन लिखा हुआ है, नाउन को क्यों हटाएंगे हम? नाउन तो मोर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होती है। तो जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होती है, जो डेफिनेट और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, उसको एलिमिनेट नहीं किया जाता। जो कम एक्यूरेट है या कम डेफिनेट है उसको एलिमिनेट करने के चांसेस होते हैं, उसको एलिमिनेट करना प्रीफर किया जाता है। तो द न्यूज़पेपर सब्जेक्ट हो गया, आगे लिखी हुई आपकी मेन वर्ब। अब या तो इसको द न्यूज़पेपर ऑफ देम लगा दो, ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लगा दो, या फिर दे को हटाई दो। किरण पब्लिकेशन वालों ने हटा रखा है, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं। ये देखिए मेन वर्ब लगा हुआ है यहां पर। ये जो मेन वर्ब है एक्शन नेचर की है और ट्रांजिटिव एक्शन है। एक्चुअली में ये वर्ब इंट्रांजिटिव भी हो जाती है, लेकिन इंट्रांजिटिवली इसका यूज बहुत ही ना के बराबर है। और इंट्रांजिटिव में भी मैंने इसकी स्ट्रक्चर को नोटिस किया था, ऑब्जर्व किया था, वो भी जबरदस्ती की स्ट्रक्चर थी, ऐसे ही यूं ही लिखी गई थी, ऐसे लिखा गया था सेंटेंस को। एडमिट से जब सेंटेंस लिखा गया तो ऐसे लिखा गया, आई वॉज स्टूपिड, आई एडमिट। और ये कहा गया कि एडमिट इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। एडमिट क्या किया गया, वो चीज तो आपने पहले ही लिख दी, और एडमिट को आपने इंट्रांजिटिव बना दिया जबरदस्ती। एक तो आप, इससे अच्छा तो आप यही लिख देते, आई एडमिट दैट आई वॉज स्टूपिड। फिर आप कहते कि सर एडमिट ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो उसने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। ये पूरी की पूरी क्लोज, और ये पूरी की पूरी क्लोज जो है नाउन क्लोज हो रही है। ठीक है, तो ये जो एडमिट आपके सामने वर्ब है ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होती है। इंट्रांजिटिव यूज मैंने इसका बहुत कम देखा है, और देखा भी होगा तो ऐसी टूटी फूटी स्ट्रक्चर में, फॉर्मल नहीं है वो। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी। कहाँ है वो ऑब्जेक्ट? ये पूरी की पूरी क्लोज इसका ऑब्जेक्ट है। ये पूरी की पूरी क्लोज जो आपके सामने लिखी हुई है इसका ऑब्जेक्ट है। मतलब अगर ये क्लोज ऑब्जेक्ट है तो मैं क्या कहूंगा, इसको नाउन क्लोज कंसीडर करूंगा। अब देखिए डैट लिखा हुआ है, तो यहां पर डैट, देखिए डैट हो तो प्रोनाउन भी सकता है, डिटर्मिनर भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है, लेकिन यहां पर इसका क्या फंक्शन होना चाहिए? जब आपने एक क्लोज यहां पर लिख दी, द न्यूज़पेपर एडमिट, तो अब दूसरी क्लोज को इस क्लोज से जोड़ने के लिए डैट को कंजंक्शन के रूप में इस्तेमाल किया। ये तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक सेंस होना चाहिए। अब आप इस डैट को प्रोनाउन कंसीडर नहीं कर सकते।
हाँ ठीक है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है जहां पर ये कंजंक्शन का काम भी कर देता। अगर आपकी रिक्वायरमेंट कंजंक्शन की है तो डैट एक रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है जो कि कंजंक्शन का काम भी कर देता, लेकिन उसके लिए इससे पहले कोई एंटीसीडेंट नाउन या प्रोनाउन लिखा होता। भाई डैट रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो अपने एंटीसीडेंट के लिए आएगा, उससे पहले एक एंटीसीडेंट एक नाउन या प्रोनाउन लिखा होगा। लिखा है क्या? नहीं लिखा, वो तो ट्रांजिटिव वर्ब लिखी है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन तो है नहीं, डिटर्मिनर भी यहां पर ये नहीं हो सकता। रिक्वायरमेंट तो हमारी कंजंक्शन की है, तो हमने कंजंक्शन के फंक्शन में डैट को यूज कर लिया। डैट हो गया यहां पर कंजंक्शन। देखिए ये जो कंजंक्शन होते हैं अपने मीनिंग और अपने फंक्शन के आधार पर लगाए जाते हैं, और ये कंजंक्शन ही नहीं, लगभग सभी वर्ड अपने मीनिंग और अपने फंक्शन के आधार पर ही सेंटेंस की स्ट्रक्चर में, फ्रेजेस या क्लोजेस की स्ट्रक्चर में फिट किए जाते हैं। तो डैट कंजंक्शन को लगाया जाता है मेन क्लोज से रिलेवेंट या रिलेटेड किसी इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। डैट कंजंक्शन हमने लगा दिया यहां पर। अब आगे क्या लिखा हुआ है? एडवर्टाइजिंग समटाइम्स इन्फ्लुएंसेस देयर एडिटोरियल पॉलिसी। इस क्लोज को एनालाइज कर लेते हैं। देखिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहां पर लिखी हुई है। एडवर्टाइज हो गया वर्ब और एडवर्टाइजिंग हो गई वर्ब की आईएनजी फॉर्म। पूरी इंग्लिश ग्रामर में वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है वो सेंटेंसेस में या फ्रेजेस या क्लोजेस में तीन तरीके से इस्तेमाल हो सकती है। तीन तरह के फंक्शन हो सकते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म के। पहला फंक्शन तो ये होगा कि वो मेन वर्ब हो सकती है। जब वो मेन वर्ब होगी तो वो हेल्पिंग वर्ब के साथ लिख के आएगी। हेल्पिंग वर्ब के साथ लिख के आएगी। हेल्पिंग वर्ब होगी कोई बी की फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, और यहां पर इस वर्ब की आईएनजी फॉर्म को मेन वर्ब कह सकते हैं। और कह सकते हैं कि कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म को मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है, हेल्पिंग वर्ब बी की किसी फॉर्म के साथ लिखकर। क्या ऐसा यहां पर सिनेरियो हो रहा है? क्या यहां पर कोई बी की फॉर्म लगी है? नहीं लगी। तो ये पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकती है, लेकिन जब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी तो किसी नाउन के लिए वो एडजेक्टिव हो रही होगी, या किसी प्रोनाउन के लिए भी हो सकती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कॉम्प्लीमेंट वगैरह बनकर। तो यहां पर ये जो एडवर्टाइजिंग है, क्या इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कह सकते हो? क्या ये कह सकते हो कि इस वर्ब के आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव कंसीडर किया जाना चाहिए? अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होती तो किसी नाउन के लिए आई होती। कहां लिखा है वो नाउन? आगे तो खुद एक एडवर्ब लिखा है, समटाइम्स के बारे में भी बताऊंगा, और आगे एक मेन वर्ब लिखी है, इसके बारे में बताऊंगा। और दियर एडिटोरियल पॉलिसी तो खुद इसका ऑब्जेक्ट हो रहा है, उसका एडवर्टाइजिंग से क्या लेना देना। और ऐसा तो है नहीं कि इस क्लोज के किसी नाउन के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव इस क्लोज में लगा देंगे। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल अपने फंक्शन के लिए, अपने मीनिंग को जस्टिफाई करने के लिए, अपने फंक्शन को जस्टिफाई करने के लिए सेंटेंसेस में इधर उधर लगा दिए जाते हैं। लेकिन आप इतनी बात तो सोचिए कि अगर इस क्लोज का कोई प्रेजेंट पार्ट, इस क्लोज के किसी नाउन के लिए हम कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कर रहे हैं तो इसी क्लोज में तो लगाएंगे। इस क्लोज में लगा दिया तो उसका मीनिंग तो इस क्लोज से ऐड हो गया। तो कहने की बात यह है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल भी नहीं है, एडजेक्टिव भी नहीं है, क्योंकि वो नाउन ही नहीं है कहीं जहां पर एडवर्टाइजिंग फिट हो सके, जिसके एडजेक्टिव बन सके एडवर्टाइजिंग। ठीक है। अब तीसरी चीज है जिरेंड, यानी कि जिरेंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही होते हैं। और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो जिन्हें जिरेंड कहा जाता है, ये नाउन के फंक्शन में होते हैं। ये यूं कहिए कि जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट हो सकती है तो वो जिरेंड कही जा सकती है। ठीक है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बन सकती है तो वो जिरेंड कही जा सकती है, क्योंकि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? वो नाउन हो रही है। ये कंसीडर किया जाता है, ये कहा जाता है कि जिरेंड कॉम्प्लीमेंट नहीं बन पाते। मैं ऐसे कई सेंटेंस आपको बता दूंगा कि जिरेंड कॉम्प्लीमेंट बन जाते हैं। फिलहाल उस डिस्कशन पे मत जाइए, वो मैं नॉन फाइनाइट वर्ब में बड़ी डिटेल में डिस्कस करता हूं, मैं आपको तब समझाऊंगा। लेकिन कहने का मतलब है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो रही है तो वो जिरेंड है। अब आप देखिए कि यहां पर ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, मेन वर्ब तो थी नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी नहीं है, इसका मतलब तो ये जिरेंड ही हो रही होगी। बस अभी ये हमारा अजम्पशन है कि जिरेंड हो रही होगी, लेकिन जिरेंड होगी तो ये नाउन होगा। नाउन होगा तो या तो ये सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, या फिर ये कॉम्प्लीमेंट होगा। कहने का मतलब तो ये है।
ऑब्जेक्ट हो नहीं रहा क्योंकि इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन नहीं लगी। कॉम्प्लीमेंट होना नहीं है क्योंकि इससे पहले कोई लिंकिंग वर्ब नहीं लगी। तो सब्जेक्ट ही है फिर ये। फिर सब्जेक्ट है किसका? क्या सब्जेक्ट है तो इसका प्रेडिकेट भी होना चाहिए। अगर एडवर्टाइजिंग सब्जेक्ट है तो इसका प्रेडिकेट भी होना चाहिए। प्रेडिकेट मतलब मेन वर्ब भी होनी चाहिए। तो मेन वर्ब लगी तो है ये इन्फ्लुएंसेस, और इस मेन वर्ब को, इसकी फ्रीक्वेंसी को बताने के लिए एड वर्ब फ्रीक्वेंसी लगाया समटाइम्स। इतनी बात है। एडवर्टाइजिंग सब्जेक्ट हो गया, इन्फ्लुएंसेस हो गया मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद, और एड वर्ब फ्रीक्वेंसी चूंकि मेन वर्ब से पहले लगाई जाती है तो समटाइम्स उससे पहले लिखा है। और चूंकि मेन वर्ब आपकी ट्रांजिटिव नेचर की थी तो उस ट्रांजिटिव नेचर के बाद ऑब्जेक्ट लिखा है। दियर एडिटोरियल पॉलिसी, पॉलिसी नाउन हो गया, एडिटोरियल एडजेक्टिव हो गया पॉलिसी के लिए, और दियर हो गया डिटर्मिनर। और ये नाउन फ्रेज दियर एडिटोरियल पॉलिसी इन्फ्लुएंसेस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गई। ये आपके सामने स्ट्रक्चर है, दे गलत था। अब देखिए समटाइम्स अच्छा वर्ड है, इस पर बात कर लेते हैं। कभी कभार ही सेंटेंस में आते हैं ऐसे वर्ड, इग्नोर नहीं करने चाहिए। ये जो समटाइम्स है, क्या बताया मैंने? समटाइम्स को मैंने क्या बताया? एड वो फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, और एडवर्ब फ्रीक्वेंसी वो एडवर्ब होती हैं जो वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को बताने के लिए आती हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब है बारंबारता। जब कोई वर्ब, कोई एक्शन बार बार होता है तो उस बारंबारता को दर्शाने के लिए एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लगाए जाते हैं। जैसे ऑलवेज, नेवर, ऑफन, सेल्डम, रेगुलरली, परमानेंटली, ये सारे के सारे क्या है? एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। हार्डली भी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये सारे के सारे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, हालांकि अलग अलग नेचर की फ्रीक्वेंसी को ये बताते हैं। ठीक है, उसी तरह का है हमारा समटाइम्स। समटाइम्स क्या कहा मैंने? एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। अब ये जो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होती है, ये मेन वर्ब के या वर्ब के, कोई भी वर्ब हो सकती है, ठीक है, मेन वर्ब भी जरूरी नहीं है। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को बताने के लिए लगाई जाती है। तो वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को बताने के लिए लगाई जाती है, तो इसका जो पोजीशन होती है वो भी वर्ब से पहले होती है ना। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को वर्ब से पहले लगाया जाता है। मोस्टली मेन वर्ब लिखी होती है, मेन वर्ब से पहले लगाया जाता है, लेकिन अगर कहीं नॉन फाइनाइट वर्ब भी आ गई तो उससे पहले भी लगाया जा सकता है। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, जहां पर वर्ब लिखेगी चिपका देंगे अगर फ्रीक्वेंट नेचर की हो रही है तो। इतनी बात है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है ओकेजनली, ओकेजनली या नॉट ऑलवेज। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, इस मीनिंग को रिफर करता है समटाइम्स। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, वी सम टाइम प्ले हॉकी। अब देखो मैंने यहां पर लिखा हुआ है सम टाइम। सम टाइम एक और एडवर्ब है, इसके बारे में अभी बात कर लेंगे, अगला हमारा यही है। अब यहां पर हम क्या रिफर करना चाह रहे हैं? वी नॉट ऑलवेज प्ले हॉकी या वी ओकेजनली प्ले हॉकी, यानी कि हमारा जो एक्टिविटी होती है ये हमेशा नहीं होती, ऑलवेज नहीं होती, ओकेजन्स पर खेल लेते हैं, यार दोस्त आ गए तो खेल लिए, ओकेजनली हम इसको करते हैं। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं? इसकी इस वर्ब के, इस एक्शन की फ्रीक्वेंसी को बताना चाह रहे हैं कि हाउ फ्रीक्वेंट दिस एक्शन अकर, या हाउ फ्रीक्वेंट वी डू दिस एक्शन। तो हमें यहां पर क्या चाहिए? एडवर्ब फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो समटाइम नहीं, समटाइम्स यूज करेंगे आप। समटाइम्स, समटाइम में और समटाइम्स में डिफरेंस है। उसी डिफरेंस को समझाने के लिए मैं आपको यहां पर इस बोर्ड पर लाया हूं। ये जो दूसरा एडवर्ब मैंने यहां पर लिखा था समटाइम, जिसको काट के समटाइम्स लिखा, ओकेजनली या नॉट ऑलवेज के मीनिंग को रिफर करने के लिए समटाइम, ये जो दूसरा एडवर्ब है इस पर बात कर लेते हैं। ये जो समटाइम है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह यूज किया जाता है, और इसका मीनिंग होता है एट सम इंडेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट और द फ्यूचर। फ्यूचर के या पास्ट के किसी भी इंडेफिनिट पॉइंट को रिफर करने के लिए
सम टाइम लगाया जाता है। पास्ट के या फ्यूचर के किसी भी इंडेफिनिट पॉइंट को रिफर करने के लिए हम सम टाइम लगा सकते हैं। जैसे मैं यहां पर लिख सकता हूं, वी विल विजिट आगरा सम टाइम नेक्स्ट वीक। ठीक है, अब देखो चूंकि एडवर्ब ऑफ टाइम था तो एडवर्ब ऑफ टाइम तो सेंटेंस में बाद में लगाया जाएगा। पहले ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट, और एडवर्ब टाइम को हमने बाद में लगाया नेक्स्ट वीक के साथ। अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा नेक्स्ट वीक है, जब भी स्टार्ट होगा इस नेक्स्ट वीक में किसी भी इंडेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम पर हम आगरा विजिट करेंगे, यही तो हम कहना चाह रहे हैं। तो सम टाइम कई बार लिखा हुआ आ जाता है दूसरे एडवर्ब टाइम के साथ। नेक्स्ट वीक भी एडवर्ब टाइम है, सम टाइम को हम दूसरे एडवर्ब टाइम के साथ लिख कर बता देते हैं, उसको डेफिनेट करने के लिए, उसको थोड़ा सा डेफिनेट करने के लिए। सम टाइम तो इंडेफिनिट पॉइंट को रिफर करता है, लेकिन हमने नेक्स्ट वीक लिख के उसके थोड़ा सा दायरे को सीमित करने की कोशिश की, डेफिनेट करने की कोशिश की। नेक्स्ट वीक में किसी पॉइंट पर हम जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से सम टाइम यूज हो जाता है। नेक्स्ट वीक ना भी लगाओ तो भी मैं एक सेंटेंस ऐसे लिख सकता था, आई मेट हर सम टाइम, आई मेट हर सम टाइम। ठीक है, एडवर्ब टाइम है, बिना नेक्स्ट वीक के भी लग जाएगा, कोई इशू नहीं है। पास्ट में, अब चूंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है तो पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं, पास्ट में किसी इंडेफिनिट पॉइंट को रिफर कर रहा है, ये हो गया एडवर्ब टाइम। इसको लगाया जाता है ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट और बाद में एडवर्ब टाइम। लेकिन आपका जो सम टाइम्स है वो एक एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, उसको वर्ब से पहले लगाएं। यहां से आपकी एरर आती है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, क्लोज टेस्ट में ये वर्ड आते हैं, इसीलिए आपको समझा रहा हूं। आपको एक एक चीज बड़े काम की बता रहा हूं, कोई भी चीज बताकर आपका और अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, एक हो गया सम टाइम, इससे पहले सम टाइम्स देख लिया। अब देखो एक सेंटेंस मैंने ऐसे लिखा, यू शुड वेट फॉर सम टाइम। ये क्या लिख दिया मैंने? अब देखो फॉर हो गया प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया नाउन फ्रेज, टाइम नाउन हो गया, सम हो गया डिटरमिनर। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब ऑफ टाइम हो गई। ठीक है, तो डिफरेंस है ना, यहां पर मैंने सम को और टाइम को अलग अलग लिखा। भाई सम एक डिटरमिनर है, टाइम एक नाउन है, और सम डिटरमिनर ने उस टाइम नाउन को डिटरमाइन कर दिया। ठीक है, सम टाइम का मतलब सम अमाउंट ऑफ टाइम, आधा घंटा, एक घंटा, जो भी आप रिफर कर रहे हो इंडेफिनिट ही रहेगा। डेफिनिट तो ये है नहीं सम। एक अभी थोड़ी देर पहले बताया था सम टाइम, उससे पहले बताया था सम टाइम्स। तो लो, एक ये 10 मिनट का लेक्चर आपका ये तैयार हो गया। एक होता है सम टाइम, एक होता है सम टाइम, एक होता है सम टाइम्स। ठीक है, इन तीनों के डिफरेंस के बारे में आप समझ गए कहां पे क्या यूज करना है। ठीक है, ये हो गया आपका 212वां सेंटेंस। दे को हटा देना था या फॉर देम कर देना था, सेंटेंस आपका सही हो जाता। 213वें लेक्चर पर चलते हैं, सेंटेंस पर चलते हैं। आई सॉ हिम कमिंग आउट ऑफ द होटल ऑन 10 o'clock। देखिए आई आप जानते हैं, आई एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन यहां पर सब्जेक्ट ही होगा, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट हो नहीं सकता है, क्योंकि इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन नहीं लिखी, कोई लिंकिंग वर्ब भी नहीं लिखी जिसका इसे कॉम्प्लीमेंट बना दे। सा यहाँ पर मेन वर्ब लिखी हुई है, और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट के टाइम को रिफर किया जा रहा है। और ये जो मेन वर्ब है ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब यूज हो रही है यहाँ पर, और ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट हिम। ठीक है, ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा है, पर्सन है। आगे क्या लिखी हुई है? आगे लिखी हुई है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब फिर वही बात कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म या तो मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होती है हेल्पिंग वर्ब बी के किसी फॉर्म के साथ, या फिर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकती है, या फिर वो जिरेंड हो सकती है। अब देखिए जिरेंड होती तो सब्जेक्ट होती या ऑब्जेक्ट होती, मेन वर्ब तो है ही नहीं, ये तो क्लियर है। मेन वर्ब होती तो बी की किसी फॉर्म के साथ लिखी होती, वो लिखी है क्या? नहीं लिखी, तो मेन वर्ब तो हटा ही दो। जिरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में कंफ्यूजन होगा आपको, तो जिरेंड होगा तो या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट।
अब देखो इस वर्ब का सब्जेक्ट ये रहा, ऑब्जेक्ट ये रहा। अब ये तो किसी का ऑब्जेक्ट होने से रहा भाई। अगर आप इसको जीरेंड कंसीडर करोगे तो जीरेंड का मतलब क्या है, नाउन। नाउन का मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे इसे, इससे पहले तो कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन लिखी नहीं है। सब्जेक्ट भी मानोगे तो आगे क्या है इसमें, या तो यहां पर कोई कंजंक्शन लगाते पहले, क्योंकि आपने एक क्लोज यहां पर लिख दी, दूसरा कंजंक्शन लगा के फिर इसको सब्जेक्ट बना देते आप, और फिर सब्जेक्ट बनता तो आगे कोई इसकी भी मेन वर्ब लिखी होती, प्रेडिकेट लिखा होता, जो कि सेंटेंस में कहीं नहीं लिखा। तो इट मीन्स ना तो ये ऑब्जेक्ट है ना सब्जेक्ट है, ये जिरेंडी नहीं है, ये है एक्चुअली में प्रेजेंट पार्टिसिपल। आपके सामने प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा हुआ है वर्ब के आईएनजी फॉर्म, और प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है जो नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करें। तो कहाँ है वो नाउन या प्रोनाउन जिसको मॉडिफाई करने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल आया है, एक्चुअली में वो इससे जस्ट पहले लिखा है। ठीक है, आई सा हिम कमिंग, ये जो कमिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है एडजेक्टिव, इस हिम के लिए यूज हुआ है। अब ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं वर्ब के आईएनजी फॉर्म ही होते हैं, और ये इनडायरेक्ट वे में कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस कर देते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि जब ये सा वाली एक्टिविटी हुई, जब ये वाला एक्शन हुआ, मेन वर्ब वाला जब एक्शन हुआ, उसी समय बैकग्राउंड में ये वाला एक्शन हिम कर रहा था। पहली बात तो देखो हिम इसका डूअर होगा। देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल के एट्रीब्यूट्स मैं आपको बता चुका हूं, एक बार दोहरा देता हूं। प्रेजेंट पार्टिसिपल जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं वो नाउन प्रोनाउन ही उसका डूअर होता है, एक बात। और दूसरी बात कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला जो एक्शन होता है वो गोइंग ऑन होता है, कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करता है जब मेन वर्ब वाला एक्शन हो रहा होता है। यानी कि जब ये सा वाला एक्शन हुआ, ये वाली एक्टिविटी की आई ने, उस समय पे हिम ये वाली एक्टिविटी कर रहा था, बैकग्राउंड में ये वाली एक्टिविटी चल रही थी। तो क्या ये ऐसी एक्टिविटी है जो सा के साथ गोइंग ऑन रह सके? हाँ है, तो फिर ठीक है, जस्टिफाइबल है भाई। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव हो गई, हिम के लिए सिंटैक्टिकली भी जस्टिफाई हो गई, सिमेंटिकली भी जस्टिफाई हो गई। अब आगे चलते हैं, और हिम ही इस काम को कर रहा होगा कमिंग को, तो डूअर तो है ही। ठीक है, कमिंग आउट, आउट यहां पर लग गया एडवर्ब। और देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कमिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बन तो गया हिम के लिए, लेकिन मूल रूप से वो अभी भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब ही है। चूंकि वो नॉन फाइनाइट वर्ब है तो उसमें वर्ब के सारे एट्रीब्यूट रहेंगे। इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब थी, इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब थी तो अपने बाद ऑब्जेक्ट तो लेगी नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, वो बात सही है, लेकिन एडवर्ब तो आ सकता है। तो आ गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस लगा हुआ है। ठीक है, कमिंग आउट, कम इन। जब हम बोलते हैं मैम मे आई कम इन, ये सेंटेंस मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया था। जैसे हम पूछते हैं मैम मे आई कम इन, ठीक है, तो यहां पर ये जो इन है ये प्रीपोजिशन थोड़ी होता है। प्रीपोजिशन होता तो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेता। प्रीपोजिशन लगाए क्यों जाते हैं? किसी नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस में, सेंटेंस के किसी भाग से जोड़ने के लिए। तो कहां है वो नाउन प्रोनाउन जिसको इन प्रीपोजिशन जोड़ रहा है ही नहीं। इसका मतलब इन प्रीपोजिशन ही नहीं है। इन क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। यहां पर इन का मतलब होता है इनसाइड द रूम, इनसाइड द क्लास। कभी कभी मैम गुस्सा हो जाती है तो झल्लाकर कह देती है गेट आउट, गेट आउट। अब ये गेट क्या है? ये तो मेन वर्ब हो गई, इंपरेटिव सेंटेंस है, मेन वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है। आउट क्या है? आउट सर प्रीपोजिशन तो है नहीं, क्योंकि प्रीपोजिशन होता तो इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा होता। एक्चुअली में ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। यहां पर आउट का मतलब आउटसाइड द रूम, आउटसाइड द क्लास। तो यहां पर ये क्या लग गया? आउट यहां पर क्या लग गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस लग गया। इंट्रांजिटिव वर्ब थी, ऑब्जेक्ट उसने लिया नहीं, लिखा भी नहीं है, आउट लग गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन, और देखिए प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट, ये रहा होटल। होटल नाउन और द आर्टिकल, ये पूरी की पूरी नाउन फ्रेज द होटल प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गई। अब ये जो ऑफ द होटल लगा है, मैं यहां पर थोड़ा इरेज कर देता हूं, इसको खत्म कर देता हूं यहां पर। ठीक है, कमिंग हो गया एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, इंट्रांजिटिव वर्ब है, अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिया, एडवर्ब ले लिया, वो भी एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, अब ये ऑफ लग गया प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है द होटल, इसका ऑब्जेक्ट।
अब ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये क्यों लगाई गई है? ये लगाई गई है इस आउट के बारे में बताने के लिए, इस एडवर्ब के बारे में बताने के लिए कि किसके आउट की बात हो रही है। तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज अगर एडवर्ब के बारे में बताने के लिए लगाई गई है तो एडवर्ब के बारे में या एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाली कोई भी फ्रेज या कोई भी वर्ड तो खुद एक एडवर्ब हो जाएगा। ये लग गया एडवर्ब। ओके, कमिंग आउट ऑफ द होटल, इतना हो गया सेंटेंस। अब देखिए आगे लिखा हुआ है एक टाइम फ्रेज। एक्चुअली में ऑन प्रीपोजिशन लगा है और इस प्रीपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट लगा है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक टाइम लिखा हुआ है। टाइम में भी ये पॉइंट इन टाइम लिखा हुआ है, और पॉइंट इन टाइम में भी एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम लिखा हुआ है। स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम लिखा हुआ है। तो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को रिफर करने के लिए ऑन नहीं एट लगाते हैं। ऑन भी लगाया जाता है टाइम को रिफर करने के लिए, लेकिन वो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को रिफर करने के लिए नहीं, स्पेसिफिक डे या स्पेसिफिक डेट को रिफर करने के लिए लगाया जाता है। तो आप यहां पर क्या लगाएंगे? एट। देखिए ये आपके प्रीपोजिशन होते हैं जिनको टाइम प्रीपोजिशन कहा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि एट, एट को आप लगाते हैं स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को रिफर करने के लिए। जैसे आप लगा सकते हैं एट 10 o'clock, एट 7 AM। ठीक है, एट नून लिख सकते हैं आप, क्योंकि नून का मतलब क्या है? 12:00 PM। एट मिडनाइट लिख सकते हैं आप, क्योंकि मिडनाइट भी एक स्पेसिफिक पॉइंट तो है। मिडनाइट का मतलब क्या है? 12:00 AM। उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं एट सनराइज, क्योंकि सनराइज भी एक स्पेसिफिक पॉइंट है। एट सनसेट लिख सकते हैं आप, वो भी एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है। एट लंच टाइम लिख सकते हैं, एट लंच टाइम, वो भी एक स्पेसिफिक पॉइंट को रिफर कर रहे हैं। एट डिनर टाइम हो जाएगा, वही सिमिलर बात है, डिनर टाइम लंच टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एट द मोमेंट लिख सकते हैं आप, किसी मोमेंट को आप स्पेसिफिक माने, उसको स्पेसिफिक कर दिया आपने द लगा के, एट द मोमेंट। एट सम पॉइंट या एट सम टाइम भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां लिख देता हूं एट एनी टाइम भी हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको तो इतने पे कर देता हूँ, यहीं को कर देता हूँ, एक ही पेज पे सही रहेगा। एट एनी टाइम, ये चीज एनी। एट नाइट भी एक टाइम फ्रेज हो जाती है जब हम नाइट को एक पॉइंट की तरह, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ टाइम की तरह रिफर करने लगते हैं। एट नाइट भी हो जाएगी। ओके, ऑन को लगाते हैं आप किसी स्पेसिफिक डे या डेट को रिफर करने के लिए। डेट को रिफर करने के लिए जब कोई स्पेसिफिक डे या डेट लिखी हो तो आप ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे कि आप लिखते हैं ऑन 15 अगस्त 1947, आप ऐसे भी लिख सकते हैं ऑन रिपब्लिक डे। ठीक है, ये क्या है? एक स्पेसिफिक डे है, या जो स्पेसिफिक डे होते हैं वो एक्चुअली में ओकेजन ही तो होते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ऑन को लगाते हैं हम किसी ओकेजन को रिफर करने के लिए। जैसे आप लिख सकते थे ऑन हर बर्थडे, तो आप इसको स्पेसिफिक डे कंसीडर कर लें या ओकेजन कंसीडर कर लें, आएगा प्रीपोजिशन ऑन ही। ठीक है, ऑन मंडे, ये क्या है? ये भी डे है। ऑन मंडे इवनिंग भी लगा सकते हैं आप, ऑन मंडे इवनिंग। ठीक है, मंडे के साथ आपने इवनिंग लगा दिया, लेकिन आप मंडे को एक डे को कंसीडर कर रहे हैं, तो आप क्या लगाएंगे? ऑन प्रीपोजिशन लगाएंगे। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं ऑन हर अराइवल। अब ये जो अराइवल है आपने इसको क्या माना? एक ओकेजन माना।
तो आप इस ओकेजन को रिफर करने के लिए ऑन प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। एक हो जाता है, एक टाइम फ्रेज हो जाती है ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब हो जाता है विदाउट डिले। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना, ऑन टाइम आ जाएगा। इनको लगाते हैं जब आप किसी स्पेसिफिक ड्यूरेशन को रिफर करते हैं। टाइम इंटरवल को ड्यूरेशन कहा जाता है, तो स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये टाइम इंटरवल को रिफर करें तब आप इन लगाते हैं। जैसे आप क्या लिखेंगे, इन जनवरी लिख देंगे। जनवरी तो एक टाइम इंटरवल है भाई, 30 दिन के टाइम को आप 30 दिन की ड्यूरेशन को जनवरी कहेंगे, तो आप स्पेसिफिक ड्यूरेशन को रिफर कर रहे हैं तो इन प्रीपोजिशन। इन आप विंटर लिख देंगे, इन द विंटर भी हो जाएगा अगर कोई स्पेसिफिक विंटर की बात कर रहे हैं आप सेंटेंस में तो। ठीक है, दोनों के साथ इन विंटर के साथ भी इन, द विंटर के साथ भी इन। ओके, और आप लिख सकते हैं 2019, जिस तरह से आपने मंथ लिखा उसी तरह से आपने ईयर लिख दिया, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन। ठीक है, इन लास्ट डिकेड, डिकेड एक 10 साल की ड्यूरेशन हो गई। इन लास्ट सेंचुरी भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके साथ भी इन आएगा, लिख देता हूं मैं इन लास्ट सेंचुरी। द लास्ट डिकेड भी लिख सकते थे, द लास्ट सेंचुरी भी लिख सकते हैं, है तो ड्यूरेशन ही, इन ही प्रीपोजिशन आएगा। आप ऐसे भी लिख सकते थे इन 90s। 90s ने अब क्या रिफर कर दिया, 19th सेंचुरी को रिफर कर दिया। ठीक है, और आप क्या कर सकते थे, इन इवनिंग। इवनिंग भी क्या है, सुबह के रात के 12 बजे से लेके जो दोपहर के 12 बजे तक टाइम होता है, रफली इवनिंग में आ जाता है। और स्ट्रिक्ट रहें तो सूर्योदय के जो सनराइज का टाइम होता है, सनराइज के टाइम से लेकर जो 12 बजे तक का टाइम होता है, वो ड्यूरेशन सारी की सारी इवनिंग में, मॉर्निंग लिख रहा हूँ इवनिंग, बता रहा हूँ मॉर्निंग के बारे में, मॉर्निंग। ठीक है, इवनिंग इसका उल्टा समझ लो। ओके, ये हो जाएगा इन प्रीपोजिशन के साथ। तो स्पेसिफिक ड्यूरेशन को जब रिफर करते हैं तो इन प्रीपोजिशन लगाते हैं। ये इतनी बात हो गई 213वें सेंटेंस पर। ये जो मैं बीच बीच में काम की चीज़ें बताता रहता हूँ, जिसकी वजह से आपकी शिकायत आती है कि सर लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, ये देखना कितनी काम की चीज़ें हैं, कब हर सेंटेंस में आपकी हेल्प करेंगी। 214वां सेंटेंस देख लेते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड इज रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम द यूएसए। ठीक है, वन देखिए एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब है कि हम डेफिनेटली किसी को रिफर नहीं कर रहे। वन से ये पता नहीं चलता है कि डेफिनेटली किस पर्सन की बात की जा रही है, लेकिन एक सिंगुलर पर्सन को रिफर कर रहे हैं, इतना पता चल जाता है। ठीक है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है और इनडेफिनेटली किसी पर्सन को रिफर करने के लिए हम वन को इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा, सब्जेक्ट ही होगा, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होने का तो यहां पर स्कोप है नहीं। ऑफ लग गया प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन लग गया उसका ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद आ गया उसका ऑब्जेक्ट माई फ्रेंड। फ्रेंड नाउन हो गया और माई हो गया उसके लिए, फ्रेंड के लिए डिटर्मिनर। अब देखो वन की बात कर रहा है यहां पर, ये वन पर्सन की बात कर रहा है, और यहां पर माई फ्रेंड से भी उसने इसको सिंगुलर रख के वन पर्सन की बात की है। तो अगर वन पर्सन की बात करनी थी तो ये ऑफ प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन फ्रेज लगाने की क्या जरूरत थी भाई? अगर वन को इस ग्रुप से अलग कर रहा है, यानी कि वन को अगर इस यूनिट से अलग कर रहा है या इसमें से किसी एक की बात कर रहा है, तो इसको तो पूरा ग्रुप होना चाहिए, पूरा प्लूरल होना चाहिए, 2 3 4 कितने भी हो। तो यहां पर फ्रेंड नहीं, फ्रेंड्स होना चाहिए। ठीक है, तो वन इसलिए कहा जाता है कि वन ऑफ जहां भी आए वहां पर इस नाउन को प्लूरल रखा जाता है, क्योंकि वन यूनिट तो इसने वो वन यूनिट तो माई फ्रेंड में से उसने निकाल के बाहर कर दिया, एक फ्रेंड को तो उसने यहां ले आया, तो ये तो एक से ज्यादा ही होंगे ना, ग्रुप होगा तो ज्यादा लोगों को रिफर कर रहा होगा, तो यहां पर क्या लगाया जाता है, प्लूरल लगाया जाता है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। यही इस सेंटेंस में एरर है। ओके, यहां पर जो भी लिखा होता है वो पूरा एक ग्रुप को रिफर करता है, और उस ग्रुप में से किसी एक को उठा के उसने बाहर यहां पर सब्जेक्ट बना दिया। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ये सिंगुलर है, किसी सिंगल पर्सन को रिफर कर रहा है तो इज आ गया। रिटर्निंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई, और ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गई रिटर्निंग मेन वर्ब। ठीक है, इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो ऑब्जेक्ट इसका आएगा नहीं, आ भी नहीं रहा, टू आ रहा है,
टू प्रीपोजिशन, वो डेस्टिनेशन बताने के लिए हम टू लगाते हैं कि हमारा लास्ट पॉइंट क्या है जर्नी का, ठीक है, या मूवमेंट का। तो ये हो गया डेस्टिनेशन इंडिया। फ्रॉम लगाते हैं हम, फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाते हैं उस सोर्स को या ओरिजिन पॉइंट को रिफर करने के लिए। तो फ्रॉम प्रीपोजिशन आ गया और उसके बाद लग गया इसका ऑब्जेक्ट। टू इंडिया और फ्रॉम इंडिया दोनों की दोनों ही एडवर्ब प्लेस फ्रेजेस लगी हुई हैं, दोनों प्रीपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब प्लेस हो रही हैं। टू इंडिया फ्रॉम द यूएसए, ठीक है। फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट को दिखाने के लिए, जर्नी का जो ओरिजिन पॉइंट था, टू लगाया हमने डेस्टिनी को दिखाने के लिए। गलती हो गई यहां पर। ये हो गया आपका 214वां सेंटेंस। 215वें पे बात कर लेते हैं। ही नोज दैट योर मसल्स आर नॉट सेम एज हिज, ठीक है। ही हो गया प्रोनाउन, सब्जेक्ट के फंक्शन में ही है, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट तो आप कंसीडर करोगे नहीं। नोज यहाँ पर मेन वर्ब है और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होती है, और ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। कहाँ है ऑब्जेक्ट? आगे तो डैट आ रहा है, डैट तो एक कंजंक्शन होगा यहाँ पर। प्रोनाउन तो मान नहीं सकते, क्योंकि प्रोनाउन अगर कंसीडर करोगे तो सेंटेंस के बीच में लगाए तो रिलेटिव प्रोनाउन होगा। रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो उससे पहले उसका एंटीसीडेंट होना चाहिए था। डिटर्मिनर भी नहीं हो सकता, क्योंकि डिटर्मिनर तो मसल्स नाउन के साथ योर डिटर्मिनर ही तो लगाया भैया। ये मसल्स नाउन हो गया और योर डिटर्मिनर ही तो लगाया, योर मसल्स। तो अब इसको कंजंक्शन ही कंसीडर करना पड़ेगा। प्रोनाउन इसको नहीं बना सकते, डिटर्मिनर इसको नहीं बना सकते, ठीक है। ही नोज डैट योर मसल। अब देखिए कंजंक्शन अगर यहां पर लगा है तो ये नोज ट्रांजिटिव वर्ब थी। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए। कहाँ है वो ऑब्जेक्ट? वो ऑब्जेक्ट ये पूरी की पूरी क्लोज लगी हुई है इस डैट कंजंक्शन से जोड़ के। ये जो पूरी की पूरी क्लोज लगी हुई है, डैट योर मसल्स आर नॉट सेम एज हिज, ये इस डैट कंजंक्शन से जोड़कर ही लगाई गई है। डैट कंजंक्शन को लगाया जाता है किसी मेन क्लोज के किसी वर्ड से या किसी भी रिलेवेंट या रिलेटेड इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो ही नोज ट्रांजिटिव वर्ब हो गई नोज, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट चाहिए था। डैट कंजंक्शन लगा के हमने ये पूरी क्लोज लगाई। अब ये पूरी क्लोज उस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो रही है, और चूंकि ऑब्जेक्ट हो रही है तो इस पूरी क्लोज को कहा जाएगा नाउन क्लोज। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। डैट कंजंक्शन लग गया, योर मसल्स, इसके बाद नाउन फ्रेज आ गई। अब ये नाउन फ्रेज भी आप सब्जेक्ट ही कंसीडर करके चलोगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट होने के लिए इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन लगी हुई है नहीं, कोई लिंकिंग वर्ब भी नहीं लगी हुई जिसका कॉम्प्लीमेंट मैं इसको मान लूं। तो ये क्या हो गई? सब्जेक्ट ही हो गई। अब सब्जेक्ट हो गई तो आर इसके हिसाब से जो बी की फॉर्म लगी है यहां पर मेन वर्ब भी कंसीडर करोगे, और प्लूरल फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि योर मसल्स प्लूरल था। प्लूरल नाउन तो वर्ब की फॉर्म भी वैसी चली गई। अब आर को आप मेन वर्ब ही कहोगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कहने के लिए इसके बाद कोई दूसरी मेन वर्ब होनी चाहिए थी। नोट एडवर्ब के बाद वो है नहीं, तो ये खुद क्या है? मेन वर्ब है। आर आगे लगा हुआ है एडवर्ब, ठीक है। ये आ गया मेन वर्ब, ये लगी हुई है, तो नोट एडवर्ब को अब इसके बाद ही लगाना पड़ेगा। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है सेम। सेम पर बात कर लेते हैं। सेम इस सेंटेंस में एडजेक्टिव है या और क्या है? क्या हो सकता है सेम के साथ? इसको सेम किस फंक्शन में आ सकता है, किस मीनिंग पे? 5 मिनट इस पर रुक के जरा बात कर लेते हैं, ठीक है। चीजें याद करने से रटने से कोई फायदा नहीं। मैंने यहां पर लिखा सेम। अभी जो सेम है ना, एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है आइडेंटिकल, हूबहू। या यूं कहिए कि सेम का मतलब हो गया नॉट डिफरेंट। टू थिंग्स कंपेयर्ड और रिफर्ड। जिन चीज़ों को रिफर्ड किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, उनसे डिफरेंट नहीं, बिल्कुल वैसा ही, ठीक है, आइडेंटिकल। सिमिलर एक इसके जैसे ही एक वर्ड और आता है सिमिलर। सिमिलर का मीनिंग अलग हो जाता है। कोई अगर 90% सेम है, सिमिलैरिटी में है, तो उसको भी सिमिलर कहा जा सकता है, लेकिन सेम का मतलब है 100% वैसा ही, ठीक है। अब देखो सेंटेंस में एक ऐसे यूज होता है, जैसे मैंने यहां पर लिखा सी ईट्स सेम, सी ईट्स सेम ब्रेकफास्ट एवरी डे। अभी जो सेम है इसका मतलब क्या? आइडेंटिकल या नॉट डिफरेंट।
और जिस चीज से कंपेयर या रिफर्ड किया जा रहा है बिल्कुल उसके जैसे ही। तो ये जो ब्रेकफास्ट है नाउन, ये इसको डेफिनेट कर देता है। डेफिनेट कैसे? क्योंकि सुनने वालों को पता होता है कि जिस चीज को रिफर किया गया है या जिससे कंपेयर की जा रही है उसके जैसी ही चीज की बात की जा रही है, तो इसलिए इसको डेफिनेट कर देता है, उसके आइडेंटिकल है, उसके जैसा है। तो चूंकि ये नाउन को डेफिनेट कर देता है तो इसके साथ द आर्टिकल आपको हमेशा लगा हुआ मिलेगा। तो आप लिखते हो सी ईट्स द सेम ब्रेकफास्ट एवरी डे। सेम के साथ आपको द आर्टिकल इसीलिए लिखा हुआ मिलता है क्योंकि ये जिस भी नाउन के साथ लगाया जाता है उस नाउन के स्कोप को सीमित कर देता है कि ये जो नाउन है, ये जो थिंग है भी बिल्कुल वैसी है जैसे कि रिफर्ड की गई है, कंपेयर की गई है जिससे भी, जैसे कि एवरीडे का जो ब्रेकफास्ट है उसके जैसा ही है। तो इसलिए इसके साथ जो है द आर्टिकल हम लगाते हैं डेफिनेट करने के लिए। ठीक है, और सेम यहाँ पर हो क्या रहा है, एडजेक्टिव हो रहा है, ब्रेकफास्ट नाउन हो रहा है, द यहाँ पर डिटर्मिनर। ये तो हो गई सीधी सीधी बात। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि ये सेंटेंस मैंने आपके सामने ये लिखा, मैंने लिखा योर आइडिया इज द सेम, या चलो सेम ही लिख दो। अब आप ये कहोगे कि ये सर ये जो सेम है ये तो एडजेक्टिव है और ये है सर लिंकिंग वर्ब। अब आप इसके सामने दा क्यों लगा रहे हैं? क्या एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल को या डिटर्मिनर को लगाया जा सकता है? भाई आर्टिकल या डिटर्मिनर को लगाया जाता है, डिटर्मिनर को लगाया जाता है नाउन से पहले। तो फिर सर आप सेम को नाउन कंसीडर कीजिए और दा को कहिए कि सर ये अब आर्टिकल हो गया इस नाउन के लिए, इस नाउन के लिए डिटर्मिनर हो गया। तो क्या सेम अब नाउन हो गया? देखिए नाउन का मतलब होता है किसी का नाम, वो किसी का भी नाम हो सकता है। तो क्या सेम यहां पर किसी का नाम है? नाम तो है नहीं, तो नाउन तो कंसीडर किया नहीं जा सकता। तो ये कहना कि सेम अब नाउन हो गया और द आर्टिकल सेम से पहले डिटर्मिनर बन के लगाया उस नाउन को डिटरमाइन करने के लिए, ये कहना तो गलत हो गया, ग्रामेटिकली जस्टिफाइबल नहीं है, क्योंकि सेम किसी का नाम नहीं है, वो नाउन हो ही नहीं सकता। तो सेम को एडजेक्टिव मानोगे हो। सेम को अगर एडजेक्टिव कंसीडर करोगे तो एडजेक्टिव से पहले तो आर्टिकल आ ही नहीं सकते, आर्टिकल तो केवल नाउन से पहले आते हैं। एक्चुअली में अब ये जो द सेम मैंने लिखा हुआ है, ये पूरी की पूरी फ्रेज, सेम यहां पर एडजेक्टिव भी नहीं है, नाउन तो वो है ही नहीं, ये पूरी की पूरी फ्रेज प्रोनाउन हो रही है, पूरी की पूरी फ्रेज। केवल सेम को भी प्रोनाउन कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि प्रोनाउन के लिए भी द आर्टिकल नहीं आते हैं, द आर्टिकल तो केवल नाउन के लिए आते हैं। अब इस पूरी की पूरी फ्रेज को द सेम को प्रोनाउन कंसीडर करोगे, और वो इसलिए क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट हो रही है। कॉम्प्लीमेंट हो रही है किसका? इस लिंकिंग वर्ब के साथ लिखा हुआ है और इस सब्जेक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट बन के आई है। योर आइडिया द सेम, इज लिंकिंग वर्ब ने लिंक कर दिया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो वर्ड्स होते हैं, जो फ्रेजेस होती हैं, वो अपने फंक्शन के आधार पर अपने पार्ट ऑफ स्पीच को लेती हैं। सेम को बिना दा के लिखना मीनिंगफुल नहीं था, सेम को ऐसे लिखना मीनिंगफुल नहीं था। या तो आप सेम को ऐसे लिख देते योर आइडिया इज सेम, तब तो सेम को आप एडजेक्टिव कंसीडर कर सकते हो। लेकिन सेम चूंकि वर्ड उसका मीनिंग कुछ इस तरीके का है कि उसके साथ दा लिखा जाएगा, तो आप दा सेम को पूरा का पूरा प्रोनाउन ही कंसीडर करके चलोगे। अब सेम को ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सेम एडजेक्टिव हो गया और दा उसके लिए एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल आ गया, क्योंकि एडजेक्टिव के लिए तो आर्टिकल आते ही नहीं है। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि सेम अब नाउन हो गया और दा आर्टिकल उस नाउन के लिए आ रहा है, क्योंकि डिटर्मिनर तो नाउन के लिए आता है, क्योंकि सेम नाउन तब होगा जब वो किसी का नाम होगा। ठीक है, अब दा सेम को ही आपको प्रोनाउन कंसीडर करना पड़ेगा, इतनी बात समझिए। इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता था, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर योर आइडिया इज द सेम एज हर। फिर वही बात, यहां पर ये लिंकिंग वर्ब लगी है, ये सब्जेक्ट हो गया आपका और ये कॉम्प्लीमेंट हो रहा है द सेम, तो ये प्रोनाउन है, और एज हो गई प्रीपोजिशन सिमिलैरिटी दिखाने के लिए हर से, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। योर आइडिया इज द सेम एज हर। ठीक है, या लाइक हर लिख देते हैं यहां पर, ऐसे भी लिखा जा सकता है, द सेम का इस्तेमाल ऐसे भी हो सकता है। एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं यहां पर, मैंने यहां पर लिखा यू शुड ट्रीट ऑल पर्सन्स द सेम।
इस तरह से लिखा मैंने। अब देखो यू तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, सबको पता है। शुड यहाँ पर मोडाल हो गया, हेल्पिंग वर्ब ये भी सबको पता है। ट्रीट यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है और उसने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। अब द सेम यहाँ पर क्या है, अभी तो बता दिया था पिछले सेंटेंस में सर आपने प्रोनाउन है, तो यहाँ पर भी प्रोनाउन कंसीडर कर लेंगे क्या उसे। प्रोनाउन कंसीडर किया था तो प्रोनाउन का अपना काम है, सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा। पिछले सेंटेंस में तो कॉम्प्लीमेंट बन गया था उसे इज लिंकिंग वर्ब के बाद लिखा हुआ, लेकिन यहाँ तो कोई लिंकिंग वर्ब भी नहीं लिखी, कॉम्प्लीमेंट भी नहीं मान सकते। ट्रांजिटिव वर्ब इससे पहले लिखी है लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया, तो अब इस प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट भी नहीं माना जा सकता। और सेंटेंस के लास्ट में सब्जेक्ट का क्या काम, सब्जेक्ट तो सेंटेंस के शुरू में आना था, वो आ गया यू, तो अब तो ये प्रोनाउन है ही नहीं। अब एक्चुअली में ये जो द सेम लिखा हुआ है ये आया क्यों है, अब इसका फंक्शन देखो, ये आया है इसके ट्रीट के मैनर को बताने के लिए। अब ये एक्चुअली में हाउ का रिप्लाई है। द सेम अब ट्रीट के, इस ट्रीट के, इस वर्ब के मैनर को, इस ढंग को बताने के लिए आया है। कोई भी एक्शन होता है तो उसका एक ढंग होता है, उसको करने का या उसके होने का एक ढंग होता है, एक मैनर होता है। उस मैनर को बताने के लिए द सेम को लिखा गया है। और द सेम का मतलब क्या है यहाँ पे, इन अ सिमिलर वे, इन अ या इन द सिमिलर वे, ठीक है, या ए भी लिख सकते हैं मीनिंग के हिसाब से, ठीक है। सिमिलर वे को रिफर करने के लिए द सेम का यूज किया गया है। अगर द सेम का यूज इस वर्ब के मैनर को बताने के लिए किया गया है तो इसको कंसीडर किया जाना चाहिए एडवर्ब ऑफ मैनर। तो अब द सेम आपका क्या बन गया, एडवर्ब ऑफ मैनर बन गया। इतनी बात आप सेम के बारे में पकड़ लीजिए। यही 3-4 यूसेज हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं या आएंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, इसके साथ दा लगाना पड़ेगा। और जब आपने दा लगा दिया सेम के साथ, उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए, उसका जो मीनिंग है उसको जस्टिफाई करने के लिए आपने उसके साथ दा लगा दिया, द सेम कर दिया, तो यहां पर तो ये लिंकिंग वर्ब लगी हुई थी, और ये लिंकिंग वर्ब लगी हुई थी तो आप इसको क्या मान के चलेंगे, प्रोनाउन, यानी कि कॉम्प्लीमेंट मान के चलेंगे। एज लग गया यहां पर प्रीपोजिशन और इस प्रीपोजिशन के बाद आ गया ऑब्जेक्ट। देखो फिर गलती कर गए। अगर ये एज यहां पर प्रीपोजिशन होता तो यहां पर ये हिज लगा हुआ है, सही है, सही लिखा है। एज यहां पर प्रीपोजिशन ही है और ये जो हिज लगा हुआ है यहां पर, हिज का मतलब क्या है, हिज का मतलब यहां पर हिज मसल है। एक्चुअली में ये कंफ्यूजन इसलिए हुआ हमें, ये जो ही है, ये जो ही है सब्जेक्ट, जो प्रोनाउन है उनके तो केसेस होते हैं। ही हो गया सब्जेक्टिव केस में, हिम हो गया ऑब्जेक्टिव केस में, और डिटर्मिनर केस हो गया इसका हिज। और ये जो प्रोनाउन होता है इसका पजेसिव प्रोनाउन, ये भी इसका हिज होता है, ठीक है। तो यहां पर हिज का मतलब ये डिटर्मिनर नहीं है, मुझे लगा डिटर्मिनर लगा है, एक और गलती है सेंटेंस में। हिज का मतलब यहां पर हिज मसल से है, ओके। ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये पजेसिव डिटर्मिनर है और ये है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। एज प्रीपोजिशन हो गया और उसका ऑब्जेक्ट हो गया हिज। तो हिज का मतलब यहां पर क्या है, हिज मसल से है। जैसे मैं क्या करता हूं, मैं लिख देता हूं माइन, मैं क्या लिख देता हूं, माइन। अगर माइन में इस सेंटेंस में लिखता, हिज की जगह अगर मैं माइन लिखता तो माइन का मतलब क्या होता, माई मसल्स होता, ठीक है। उस मीनिंग में इसको यूज किया है। तो ये हो गए आपके 215 सेंटेंसेस। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।